सुखविंदर सिंह, एम समीर, नमस्कार नमस्कार सभी को। हम्म, ज्योति शहर, जमुना सिंह, सही चल रहा मामला। चलो, अभी हम आज रंग रंग कार्यक्रम शुरू करेंगे और तब तक अस्त्र शस्त्र तैयार कर लिए जाए। कोई अगर मेरे से पूछे ना कि भाई साहब आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी इन्वेंशन आविष्कार क्या है, तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई मुझे तो ये लगता है कि सबसे बड़ा जो आविष्कार है वो क्या है, चश्मे का आविष्कार, लेंस, है ना। इसके बिना भैया चश्मा लगाते देखो पूरा जीवन एकदम अभी बढ़िया हो जाएगा एकदम। बिना चश्मे के सब कुछ अंधकार में है। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा जो आविष्कार है धरती पे वो क्या है, चश्मे वाले बच्चों के लिए लेंस चश्मे का है। हम्म, चलो, कोई नहीं, 9 बजे से मैम की क्लास, तो 9 बजे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 8:30 तक छोड़ देंगे, क्लास खत्म करनी है, टॉपिक खत्म करना है हमें, ठीक है। चलो, इसमें देखना, एक बेटा हम जब कल आपको पढ़ा रहे थे तो मैंने पहले से पेज रखा हुआ है। ये 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने पढ़ी थी, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा रे। इसमें अगर हम बात करें इंफ्रारेड की, थोड़ी सी इसके बारे में 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी पढ़ने पड़ेंगे हमें। ये बेटा जो इंफ्रारेड वेव है, अवरक्त तरंगे, समझना बेटा, सूर्य से जो एनर्जी हमारे पास पहुंचती है उसमें केवल विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश नहीं है, उसमें इंफ्रारेड वेव, अवरक्त तरंगे भी होती हैं। आप अपने छत पर बैठते हो, सन की लाइट आपके ऊपर टकराती है, लेकिन बेटा जब सूर्य के प्रकाश में जब आप बैठते हो, छत पे बैठते हो, तो आपको गर्मी भी लगती होगी, पसीने भी आते होंगे। तो सनलाइट का वो हिस्सा जिससे आपको गर्मी पसीने आते हो, इंफ्रारेड होता है। तो सूर्य से केवल विजिबल लाइट नहीं चलती, इंफ्रारेड वेव भी होती है, उसके अंदर अवरक्त तरंगे भी होती हैं, जिसमें गर्मी गर्माहट लगती है। अगर कोई भी वस्तु गर्म है तो समझ जाना कि उसके अंदर से इंफ्रारेड वेव, अवरक्त तरंगे निकलती हैं। मेरी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। भाई स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारी बॉडी से भी इंफ्रारेड वेव निकलती रहती है। अगर कोई भी वस्तु गर्म है तो उसे इंफ्रारेड वेव निकलेंगी ही निकलेंगी। इसलिए हम इसे जो इंफ्रारेड वेव है इन्हें हॉट वेव भी कहा जाता है, क्योंकि हर एक गर्म वस्तु से निकलती हैं, इन्हें हॉट वेव्स कहते हैं। या इंग्लिश में थर्मल रेडिएशन भी कहा जाता है, रेडिएशन। हिंदी में इन्हें हम गर्म तरंगे या तापीय विकिरण भी कहते हैं, थर्मल रेडिएशन। तो इंफ्रारेड वेव को हॉट वेव्स या थर्मल रेडिएशन भी कहा जाता है, और हर एक गर्म वस्तु से निकलती हैं। यहाँ पे लिख लेंगे, एवरी हॉट ऑब्जेक्ट इमिट्स इंफ्रारेड वेव्स। प्रत्येक गर्म वस्तु अवरक्त तरंगों का उत्सर्जन करती है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो गर्म ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं, उनसे कौन सी वेव निकलती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, और इंफ्रारेड वेव का दूसरा नाम क्या है, थर्मल रेडिएशन, तापीय विकिरण भी कहते हैं। ये यूपी के एक बार पैट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ गया था ये, है ना। अच्छा, ऐसे ही बेटा एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों के बारे में। ये बेटा जो अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें, ये भी सूर्य के प्रकाश के साथ साथ हमारे पास पहुंचती हैं। तो विजिबल लाइट के साथ में इंफ्रारेड वेव पहुंच रही है, जिसमें गर्मी लगती है, पसीने आते हैं, जो गर्माहट महसूस कराती हैं। ये जो बेटा अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें, इन्हें हम शॉर्टकट में यूवी रेज भी कहते हैं, यूवी किरणें भी कहते हैं। ये हमारी स्किन के लिए खतरनाक है। आपकी जो स्किन है इसके ऊपर आके सन की लाइट टकराती है, सन की लाइट। अब इनके ऊपर जब आपके ऊपर सन की लाइट आके टकराती है, आप बहुत ज्यादा धूप में हो ना, आपका शरीर काला पड़ जाता है, सन टैनिंग हो जाती है, आपको स्किन थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है ना, काली काली सी हो जाती है। तो या अगर आप बहुत ज्यादा गोरे हैं तो लाल लाल से धब्बे से पड़ जाएंगे आपके गर्दन पे, चेहरे वेरे पे, और बहुत ज्यादा आपको इरिटेशन होगी। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है, जो पराबैंगनी किरणें हैं, ये आपको स्किन संबंधित प्रॉब्लम करती हैं। इवन इससे आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ही खतरनाक किरणें होती है, लेकिन भगवान ने हमारे लिए सुरक्षा के लिए काम किया है कि भगवान ने हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में एक लेयर दी है, हम कहते हैं ओजोन लेयर। तो सूर्य का प्रकाश हमारे एटमॉस्फेयर वातावरण में घुसता है, तो जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट रेज को लगभग अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में ही पराबैंगनी किरणें हमारे पास पहुंच पाती हैं, इसलिए हम इनसे बचे हुए हैं। थोड़ी बहुत हमारे पास पहुंच पाएंगे, और थोड़ी बहुत पहुंचनी भी जरूरी है। देखो, जब आप धूप में बैठते हो तो सन की लाइट आपको मिलती है, और लोग कहते हैं ना धूप लगनी चाहिए ताकि हड्डियां मजबूत हो, विटामिन डी मिले। वो विटामिन डी पता कैसे बनता है, हमारी बॉडी में जो फैट होता है ना, उस फैट के साथ में अल्ट्रावायलेट रेज रिएक्शन करके विटामिन डी बनाती हैं। तो अगर आप धूप में बिल्कुल बैठोगे नहीं, भाई धूप के साथ साथ ही तो अल्ट्रावायलेट रेज भी आ रही है। अभी अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, हमारे पास पहुंचेंगे अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये हमारी बॉडी पे जो फैट है उसके साथ रिएक्शन करके विटामिन डी बनाएंगे, हड्डी मजबूत होगी। इसलिए छोटे बच्चों को तेल की मालिश करते हैं, पहलवान लोग तेल की मालिश करके धूप में बैठते हैं, ताकि बॉडी में बहुत ज्यादा फैट इकट्ठा हो जाए, और सन की लाइट में बैठेंगे तो ज्यादा मात्रा में विटामिन डी प्रोड्यूस हो, ताकि हड्डी मजबूत बने। तो अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें वो किरणें हैं जो मनुष्य की त्वचा के लिए हानिकारक होती हैं, नुकसानदायक होती है, पर ये ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। सन टैनिंग, स्किन प्रॉब्लम, स्किन कैंसर जैसी दिक्कतें आती हैं, लेकिन इससे कुछ फायदे भी है कि विटामिन डी बनाने में हेल्प कर रही हैं, ठीक है। भाई ये कौन बच्चा है ना, एलपी मेंस हो जाएगा, नहीं बता रहे भाई तू ना मूर्ख है, दिमाग से थोड़ा पैदल है। धीरज यादव नाम लेके बोल रहा हूँ, तुम दिमाग से परम पैदल हो। मैं कुछ बोल रहा हूँ जब से 50 कमेंट कर ली तूने, जब से तेरा हो जाएगा, तेरा मुझे प्री भी नहीं होगा, तेरे हालात ऐसे हैं। तेरा प्री हो जाए तो बड़ी बात है, फिर प्रसाद प्रसाद बांट देना मंदिर में, और लोगों को भी बांट देना। तेरे बुद्धि नाम की चीज तो है नहीं, मेंस करेगा तू। यहाँ पे लिखेंगे अल्ट्रावायलेट रेज आर वेरी
are very harmful. Ultraviolet rays are very harmful to human skin, comma, these rays are absorbed by ओजोन लेयर. हिंदी में लिखेंगे पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें मनुष्य की त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, कोमा, ये किरणें ओजोन परत के द्वारा अवशोषित की जाती हैं. तो पेपर में क्वेश्चन आता है कौन सी रेज है जैसे ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है. ठीक है, तो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेज को, पराबैंगनी किरणों को. इसमें हम एक दो छोटी मोटी बातें और लिखेंगे अभी. ये बेटा जो अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें, ये किरणें हैं, इन्हें ओजोन लेयर अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है. ये ओजोन लेयर यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई भाई. ओजोन लेयर जो है हानिकारक किरणों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है, हमारे पास पहुंचने से रोक दे रही है. तो बहुत बढ़िया चीज है, मजा आ गया. लेकिन अगर इस ओजोन लेयर ये समाप्त हो जाए, अगर ये इसके अंदर बड़े बड़े गड्ढे हो जाए, तो उन गड्ढों से ये अल्ट्रावायलेट रेज धरती तक पहुंच जाएंगी और ये तो खतरनाक है मानव जीवन के लिए. तो आपको पता है बीच में ये जो ओजोन लेयर है इसकी थिकनेस से भी इफेक्ट पड़ रहा था और एक दो जगह तो इसके अंदर गड्ढे भी हो गए थे. क्योंकि हम जो फ्रीज और कूलर, जो हम फ्रीज और एसी यूज करते हैं ना, इनके अंदर पहले सीएफसी गैसें यूज करते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें. जो सीएफसी गैसें थी वो ओजोन लेयर को बहुत नुकसान पहुंचा रही थी, इसे धीरे धीरे समाप्त कर रही थी वो. अब जब बाद में पता चला कि भाई साहब ये जो ओजोन लेयर की थिकनेस कम हो रही है, जिसमें गड्ढे हो रहे हैं, वो इन गैसों की वजह से हो रहे हैं, तो फिर बैन लगा दिया गया. तो सीएफसी गैसें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें बहुत हानिकारक हैं इसके लिए. तो अब ओजोन लेयर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप कुछ भी आविष्कार मत कर दो कि ताकि जीवन ही संभव ना रहे धरती पर. तो ओजोन लेयर डे बनाया जाता है हर साल. तो किस दिन बनाया जाता है, पेपर में आता है कि ओजोन लेयर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए ओजोन लेयर डे किस दिन मनाया जाता है. तो ओजोन लेयर डे आपको पता होना चाहिए. देखो जितने भी, हाँ जब यूज लिखूंगा तो बता दूंगा, वाटर प्यूरिफिकेशन में यूवी का यूज होता है, हम यूज नहीं लिख रहे हैं, ऐसे कुछ पॉइंट बता रहे हैं आपको. ठीक है, अब जो ओजोन लेयर डे बेटा हर साल बनाया जाता है 16 सितंबर 16 सितंबर को, 16 सितंबर 16 सितंबर को बनाया जाता है हर साल, 16 सितंबर 16 को. ओजोन लेयर की थिकनेस किस में नापी जाती है, ओजोन लेयर की थिकनेस नापी जाती है डोप्सन में. तो मोटाई नापने के लिए यूनिट यूज करते हैं डोप्सन. तो उसकी थिकनेस नापने के लिए डोप्सन का यूज करते हैं. और ओजोन लेयर डे 16 सितंबर को, 17 को नहीं 16 को. जी जितने भी केमिस्ट्री पीडीएफ डलवाओ जी, केमिस्ट्री वाले सर से बात करना है इस बारे में, फिजिक्स की क्लास है ये. तो 16 सितंबर को ओजोन लेयर डे बनाया जाता है, थिकनेस इसकी हम नापते हैं डोप्सन में. ये मुझे इसलिए याद है, हमारे साथ एक टीचर थे, अब आप कहोगे मतलब नाम ही भूल गया टीचर का, सर का नाम और देखो ऐसे दिमाग में आ रहा है और लफ्जों पे नहीं आ रहा. एक सर हमारे साथ थे पॉलिटी के, तो उन्होंने ऐसे बोला कि भाई मुझे तो चीज याद रहती है कि मेरा जन्मदिन 16 सितंबर को होता है, ओजोन लेयर डे उस दिन मनाया जाता है. और हमारे याद हो गया तब से, जैसे अपने बर्थडे वाली चीजें याद रहती हैं. जैसे मेरा बर्थडे होता है 20 मार्च को, तो मुझे याद है कि भाई अपने बर्थडे वाली चीज को हम याद ही कर सकते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे उस दिन मनाया जाता है. हैप्पीनेस तो ऐसे याद कर लिया हमने कि भाई हमारे जन्मदिन की खुशी में हैप्पीनेस डे मनाया जा रहा है. वर्ल्ड स्पैरो डे, जो स्पैरो होते हैं ना चिड़िया, वो भी उस दिन ही मनाया जाता है 20 मार्च को. तो ऐसे आप लोग भी अपने कम से कम जो आपके बर्थडे पर इंपॉर्टेंट डे हो उसे याद कर लो. और दूसरा जितने भी प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि अर्थ डे किस दिन बनाया जाता है ना, वाटर डे किस दिन बनाया जाता है, ओशन डे किस दिन बनाया जाता है, इन्वायरमेंट डे किस दिन बनाया जाता है, ओजोन लेयर डे किस दिन बनाया जाता है. और एक महिलाओं से जुड़े हुए कि वर्ल्ड है ना वो वुमेन्स डे किस दिन मनाते हैं, तो आपको पता है वो 8 मार्च को मनाते हैं. तो वो महिलाओं से जुड़े हुए, महिलाओं के अधिकार से जुड़े हुए कई सारे हैं. तो 2-4-5 महिलाओं वाले, 5-7 इन्वायरमेंट वाले, 1-2 बीमारी से रिलेटेड कि मलेरिया डे किस दिन मनाया जाता है, हीमोफीलिया डे किस दिन मनाया जाता है, एड्स डे किस दिन मनाया जाता है. तो 5-7 बीमारी वाले, 5-7 महिला वाले और 5-7 ये अपने आप को ध्यान रखने हैं. 16-14 सितंबर को हिंदी दिवस, बिल्कुल सही बता रहा बच्चा. जैसे 25 जनवरी को जैसे वोटिंग वाला होता है ना, नेशनल वोटर्स डे, तो बहुत सारे हैं. अर्थ डे मनाते हैं जैसे कि 22 मार्च को, फिर 22 नहीं वाटर डे मनाते हैं 22 मार्च को, फिर वाटर से निकलती अर्थ, 22 अप्रैल को अर्थ डे. जैसे बहुत सारे हैं, मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा. तो आप उसे अपना गूगल से देखना, एक लिस्ट देख लेना इंपॉर्टेंट डेज की. ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट डेज की आप लिस्ट निकालोगे, इंपॉर्टेंट डेज की लिस्ट निकालोगे, उसमें आपको पढ़ के ही खुद को लग जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो उन पर टिक मारते चले जाना. ठीक है, तो ओजोन लेयर डे इस दिन मनाया जाता है. अच्छा यूवी रे जो है, ये बेटा हमारे पास जो यूवी रे आती है, ये भी 3 तरह की किरणों का मिक्सचर है. तो यूवी किरणें जो है ये 3 टाइप की होती हैं. उसमें होते हैं कि यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूवी ए, बी और सी में ज्यादा डेंजरस कौन है, ज्यादा खतरनाक कौन है. एक है यूवी सी, एक है यूवी बी, एक है यूवी ए. तो पराबैंगनी बी, पराबैंगनी सी, पराबैंगनी ए, ये 3 है हमारे पास में. तो अल्ट्रावायलेट सी, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट ए में ज्यादा कौन सी है. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक बात समझना कि जो हमारे पास में अल्ट्रावायलेट ए बी सी, या हो सकता है कि आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जब सीएफसी कैसे पढ़ाई जाएगी ना आपको, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे आप, ओजोन लेयर वगैरह के बारे में. अभी यहाँ पे केवल अल्ट्रावायलेट रेज में बता रहा हूं, तो थोड़ा समझ लेना. तो बेटा अल्ट्रावायलेट सी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है इसमें.
तो यानी कि जो हमारे पास में जो पराबैंगनी किरणें आती है ना, उन पराबैंगनी किरणों में भी एनर्जी के हिसाब से तीन तरह का मिक्सर होता है, एक बहुत कम एनर्जी वाली, बहुत ज्यादा एनर्जी और एक बहुत ही ज्यादा एनर्जी वाली। तो अल्ट्रावायलेट जो सी है इसमें ज्यादा खतरनाक होती है, मोस्ट डेंजरस। उससे कम होती है बी, सबसे कम खतरनाक होती है ए। अब देखो प्रकृति ने, भगवान ने हमारे लिए कितना अच्छा किया है, प्रकृति ने हमारे लिए इतना अच्छा किया है कि जो सबसे ज्यादा खतरनाक है ना अल्ट्रावायलेट सी, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, उन्हें ओजोन लेयर लगभग सारी की सारी अब्जॉर्ब कर लेती है। यानी अल्ट्रावायलेट सी को तो ओजोन लेयर सारी अब्जॉर्ब कर लेगी, बी को भी लगभग लगभग अब्जॉर्ब कर लेती है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हमारे पास पहुंच पाती है। जो सबसे कम खतरनाक है सबसे ज्यादा वही हमारे पास आती है। यानी भगवान ने क्या किया कि जो ज्यादा खतरनाक थी उन्हें ओजोन लेयर के द्वारा रुकवा दिया, जो कम खतरनाक थी वो हमारे पास पहुंचती है। और उनकी मैंने कहा कि जरूरत भी है, जैसे विटामिन डी वगैरह बनाने में। तो ये चीज अच्छी, अगर उल्टा हो जाता गलती से कि जो कम खतरनाक है वो एब्जॉर्ब हो जाती, ज्यादा खतरनाक वाली ज्यादा पहुंचती, तो फिर तो भाई सबकी स्किन में स्किन कैंसर से मरा करता है इंसान। फिर हो सकता है कि फिर हम अलग तरीके से डेवलप होते, हमारी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, खैर वो अलग चीज है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब की जाती है वो सी की जाती है, ठीक है। तो इसमें हाँ, तो अल्ट्रावायलेट रेज तीन तरह की किरणों का मिक्सर है, सी ज्यादा खतरनाक है, बी उससे कम है, ए सबसे कम खतरनाक है। अल्ट्रावायलेट रेज वो रेज हैं जिन्हें ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। ये छोटी मोटी बातें याद रखनी है, बाकी केमिस्ट्री में आप खैर पढ़ी लोगे से। अब आते हैं यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रिज्म बनाते हैं। प्रिज्म के दो तीन क्वेश्चन देखना आप। ये हमारे पास प्रिज्म है, इसके ऊपर में डाली व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट। बट आपको पता है कि अगर आप उसे व्हाइट लाइट डालेंगे तो व्हाइट लाइट जो है वो 7 रंगों में स्प्लिट हो जाएगी, 7 रंगों में टूट जाएगी। 1 2 3 4 5, इधर को बनाते हैं 6 7। बेटा व्हाइट लाइट जो है 7 रंगों कॉम्बिनेशन होती है, 1 2 3 4 5 6 7। और ये 7 कलर कौन से होते हैं? 7 कलर होते हैं विबग्योर, विबग्योर। आर का वाला होता है रेड कलर, ओ का वाला होता है ऑरेंज नारंगी, वाई का वाला होता है येलो पीला, जी होता है ग्रीन हरा, बी होता है ब्लू नीला, आई होता है इंडिगो आसमानी, और वी होता है वायलेट बैंगनी कलर। तो रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट, ये 7 कलर हमारे पास में है। अब आपको मैंने कल एक छोटी सी बात बताई थी, अच्छा उससे पहले देखो बेटा लाइट प्रिज्म पे डली और 7 रंगों में टूट गई, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहिए ये वायलेट है, इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो है ना, ऑरेंज रेड, तो मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया। तो बेटा लाइट प्रिज्म पर टकरा के 7 रंगों में टूट जाती है, इस घटना को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि लाइट प्रिज्म पर टकरा के 7 रंगों में टूट गई, ये घटना क्या कहलाएगी हमारी? हम कहेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। लिखेंगे हम splitting up of white light into 7 colors is called dispersion of light। हिंदी में लिखेंगे सफेद प्रकाश के 7 रंगों में टूटने की घटना को, सफेद प्रकाश के 7 रंगों में टूटने घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सफेद प्रकाश के 7 रंगों में टूटने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अब बेटा लाइट 7 रंगों में टूट गई है, अब जैसे मान लो कि आपने प्रिज्म लिया और यहाँ पे आपने व्हाइट लाइट डाली और यहाँ पे मान लो कि आपने एक स्क्रीन पर्दा लगा दिया, तो उस स्क्रीन पे आपको 7 कलर दिखेंगे। तो बेटा 7 रंगों का जो आपको पैटर्न दिखेगा ना, ये जो एक रेंज दिखेगी वायलेट से रेड कलर तक जो आपको दिखेगा, इसे हम स्पेक्ट्रम कह देते हैं। तो स्पेक्ट्रम होता है जैसे मान लो कि आपको पर्दे पर 7 डिफरेंट कलर दिख रहे हैं, तो ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम हो जाएगा। तो अगर जो पर्दे पर आपको 7 अलग लाल ऑरेंज येलो हरा नीला आसमानी बैंगनी कलर दिखेगा ना, इसे हम कह देते हैं स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम है विजिबल लाइट का। ऐसे ही जैसे हमारे पास में ये रेडियो से लेकर गामा तक रे, अगर मैं इन्हें लिख लूं कि इसकी वेवलेंथ ज्यादा, इसकी कम, इसकी कम, इसकी सबसे कम, तो बेटा जो रेंज बनती है ना इसे हम स्पेक्ट्रम कह देते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, वैद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है, कल एक क्वेश्चन आया था उसमें अगर आपने पढ़ा उसमें लिखा था कि स्पेक्ट्रा के इस स्पेक्ट्रम के अगर हम इन वेव के बारे में बात करें तो वेवलेंथ के बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में लिखो। तो स्पेक्ट्रम होता है यानी कि रेडियो से लेकर गामा तक का जो पैटर्न है ना उसे हम स्पेक्ट्रम कह देंगे। विजिबल लाइट का पैटर्न क्या, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम क्या होगा? वो ये होगा। तो स्पेक्ट्रम कुछ नहीं, बस रेंज है एक तरीके से, ठीक है, वायलेट से लेकर रेड तक की। अब यहाँ पे देखो बात है, पेपर में क्वेश्चन आता है उस पर, ये हम लाइट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, इस चीज को पढ़ेंगे आगे चल के। अब आते हैं मैंने किस लिए स्टार्ट किया उस पर देखना। ये बेटा मैंने लाइट डाली प्रिज्म पे, अगर लाइट प्रिज्म पे डल के 7 कलर में टूट गई, अगर लाइट प्रिज्म पे टकरा के अगर 7 रंगों में ना टूटती तो क्या होता? आप कहते हैं सर कुछ नहीं होता। अगर लाइट प्रिज्म पे टकरा के 7 रंगों में ना टूटती तो फिर क्या होता? सीधी निकल जाती, यानी ऐसे निकल जाती कुछ। भाई लाइट तो सीधी रेखा में चलती है ना, अगर लाइट प्रिज्म पे टकरा के अगर 7 रंगों में ना टूटती तो सीधी निकल जाती, और क्या होता? अब बेटा देखो लाइट को निकलना चाहिए था सीधा, लेकिन लाइट प्रिज्म पे टकरा के 7 अलग अलग रंगों में टूट गई। तो सबसे जो लाइट का जो एक्चुअल मार्ग होना चाहिए था डॉटेड लाइन जो मैंने दिखाया है, इसके सबसे नजदीक कौन सा कलर दिख रहा है आपको? रेड कलर।
और सबसे दूर कौन सा दिख रहा है? वायलेट, बैंगनी। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब लाइट प्रिज्म पर टकरा के 7 रंगों में टूटती है, आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब लाइट प्रिज्म पर टकरा के 7 रंगों में टूटती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम डेविएट होता है? तो लाल रंग सबसे कम डेविएट होता है और बैंगनी होता है सबसे ज्यादा। यानी लाइट को जिस मार्ग पर जाना चाहिए था उस मार्ग से सबसे कम विचलित होगा लाल रंग, और बैंगनी होता है सबसे ज्यादा। तो लाइट के प्रिज्म पर टकरा के 7 रंगों में टूटने पर लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी का होता है सबसे ज्यादा। मैं इसे लिखवा भी दूंगा, पर इसे आप डायग्राम बना लेना, क्योंकि डायग्राम से आपको साफ साफ दिख रहा है, तो कहानी लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, लिखेंगे आफ्टर splitting of white light into 7 colors, after splitting up of white light into 7 colors, comma, red color deviates least while violet color deviates most। हिंदी लिखेंगे सफेद प्रकाश के 7 रंगों में टूटने पर लाल रंग का विचलन सबसे कम, जबकि बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम, जबकि बैंगनी का होता है सबसे ज्यादा। तो जब लाइट प्रिज्म पर टकरा के 7 रंगों में टूटेगी तो लाल रंग सबसे कम डेविएट होगा, बैंगनी सबसे ज्यादा होगा। ये बात आपको फोटो से देखनी है, ये लाइनें रटनी नहीं है ना। अच्छा, दूसरा कि लाइट 7 रंगों में टूट जाती है, इस घटना को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन, वर्ण विक्षेपण। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, कल की क्लास आपने कितने ध्यान से देखी, अब इसके बारे में जानकारी मिलेगी। बेटा मान लो कि आपने आकाश में 4 अलग अलग रंग के तारे आपको दिखाई दिए। भाई मान लो कि 4 ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में कहीं 4 तारे हैं, एक तारा लाल रंग फेंक रहा है, एक हरा, एक नीला और एक पीला। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 4 तारे, कोई लाल फेंक रहा है, कोई हरा रंग, कोई नीला, कोई पीला, इन चारों तारों में सबसे ज्यादा गर्म तारा कौन सा है, किस तारे का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, तो आप क्या बताओगे? किस तारे का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है? वार्नी जंस्कार का गलत है, कोसव का ठीक है एकदम। जितने बच्चे कह रहे हैं लाल, उन सबका गलत है। जो कह रहे हैं नीला, उनका ठीक है। बेटा दिए गए 4 तारे लाल, हरे, नीले, पीले में सबसे ज्यादा गर्म होगा नीले रंग का तारा। लाल सबसे ठंडा तारा है, इसमें सबसे कम तापमान है इसका। देखो कल हमने आपको बताया था, कल बेटा मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है लाल रंग की। भाई रंगों में सबसे ज्यादा वेवलेंथ लाल रंग की होती है, सबसे कम होती है बैंगनी की। लेकिन बेटा जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कम होती है। तो लाल रंग की फ्रीक्वेंसी एनर्जी सबसे कम है, जबकि बैंगनी की फ्रीक्वेंसी एनर्जी है सबसे ज्यादा। यानी कि जो नाम कलर में नीचे लिखा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी ज्यादा होगी। हमने 4 तारे लिए हैं, लाल, हरा, नीला और पीला। बेटा इन चारों तारों में नीला सबसे नीचे लिखा है, तो नीले की एनर्जी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जो तारा नीला रंग फेंक रहा है ज्यादा एनर्जेटिक है वो, तो नीले रंग का तारा सबसे ज्यादा गर्म है। लेकिन पेपर में आप ये चीज भूल जाओगे। पेपर में आपको क्या लगेगा कि भाई घर वाले बच्चे बचपन में कहते थे बहुत गुस्से में लाल पीला हो रहा है, ज्यादा बकवास करेगा तो थप्पड़ और लगेगा। घर वाले डरते थोड़ी ना हमारे से, बचपन होता था ना, बचपन में खतरनाक काम क्या होता था, आपको पीट रही है, उस तरह से करिए, आवाज नहीं, बिल्कुल भी आवाज नहीं की तो एक कान पे और लगेगा। तो बच्चे के लिए सबसे खतरनाक सिचुएशन होती थी वो, क्योंकि जो थप्पड़ पहले लगा उसे, वो थप्पड़ कह रहा है कि भैया रो, दर्द हो रही है, थप्पड़ लगा है, वो थप्पड़ कह रहा है रो, चिल्ला। लेकिन जो अगला थप्पड़ लग सकता है वो कह रहा भाई साहब बिल्कुल मत रो। तो बच्चा ऐसे सकता था वो, छोटे बच्चे के 2-3 कान में मार के बोल दो अब रोया तो एक और लगेगा। तो समझो कि सबसे दुविधा में है उस समय वो, अर्जुन की तरह कि युद्ध लड़ू कि नहीं लड़ू, महाभारत में से हुआ था। ऐसे बच्चा सोचता है कि रहूं कि नहीं रहूं। तो उस हमारे घर वाले कहते थे गुस्से में लाल पीला होने की जरूरत नहीं है। तो हमें लगता है कि लाल चीज होना हो जाता है, टेम्परेचर हाई होगा, लाल रंग के तारे का मुस्पट्टी लगा के आ जाते हैं। देखो आप इस चीज को टेक्निकली छोड़ के अलग तरीके समझो। जैसे मान लो कि फर्नेस एक भट्टी है और उस भट्टी में आपने एक लोहे का गोला छोड़ दिया, तो बेटा वो लोहे का गोला जब गर्म होना शुरू होगा ना शुरुआत में, तो आपको लाल से रंग का दिखाई देगा, लाल रंग फेंक रहा होगा। जब बहुत ही ज्यादा देर तक आप उसे डाल के रखोगे भट्टी में, गर्म होते होते थोड़ी देर में पीले कलर का हो जाएगा, येलो। अगर कोई वस्तु गर्म होते होते येलो कलर फेंकने लगे तो हम कहते हैं भाई साहब तो बिल्कुल सूरत पीली हो गई है वस्तु, लेकिन इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। जब वस्तु लाल से पीला रंग फेंकती है ना तो ज्यादा गर्म होती है। अगर कोई वस्तु पीला कलर फेंके उसके बाद भी आप उसे भट्टी में डाल के रखो तो उसके अंदर से बेटा नीले रंग की कलर लपटें निकलने लगेंगी। तो कोई वस्तु कम गर्म होती है तो लाल रंग से फेंकती है, लाल ऑरेंज लगभग एक सही है। फिर थोड़ा ज्यादा गर्म होगी तो पीला सा कलर फेंकेगी और फिर थोड़ी देर में नीला से दिखेगी, क्योंकि नीला, आसमानी, बैंगनी तीनों नीले से कलर होते हैं, तो एक मिक्सचर सा दिखेगा नीले कलर का। तो जब कोई वस्तु गर्म होती है पहले लाल दिखती है, फिर थोड़ा पीले की तरफ जाएगी, बीच में हल्का सा ग्रीन भी आएगा और फिर नीला रंग आ जाएगा। तो कम वस्तु गर्म होती है तो लाल फेंकती है, ज्यादा गर्म होने पर पीला और बहुत ज्यादा गर्म होने पर नीले रंग फेंकती है। तो जो तारा नीला रंग फेंक रहा है ज्यादा गर्म है वो। तो हम कुछ चीजें लिखेंगे वन बाई वन। एक लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट,
लिखेंगे व्हेन ए मेटल ऑब्जेक्ट इज हीटेड, व्हेन ए मेटल ऑब्जेक्ट इज हीटेड, कोमा, it first appears red, then yellow and then blue। हिंदी में लिखेंगे जब किसी धातु के गोले को गर्म किया जाता है, जब किसी धातु के गोले को गर्म किया जाता है तो वह पहले लाल, जब किसी धातु गोले को गर्म किया जाता है तो वह पहले लाल, फिर पीला और फिर नीला दिखाई देता है। पहले लाल, फिर पीला, फिर नीला। सेकंड लिखेंगे in given 4 stars red, green, blue and yellow, blue one will be most hot। हिंदी में लिखेंगे दिए गए चार तारों लाल, हरे, नीले और पीले में नीले रंग का तारा अधिक गर्म होता है। दिए गए 4 तारों लाल, हरे, नीले और पीले में नीले रंग का तारा अधिक गर्म होता है। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर में के हिसाब से। देखो पेपर में क्वेश्चन आता है कि किसी तारे का रंग देखकर आप क्या बता सकते हैं। आप कहेंगे किसी तारे का रंग देखकर हम उसके तापमान के बारे में बता सकते हैं कि तारा लाल रंग का है तो कम गर्म है और नीले रंग का है तो ज्यादा है। तो यहां पर लिखेंगे हम, इंपोर्टेंट लाइन है, द कलर ऑफ ए स्टार, बेटा अपने रूम में जाओ, ये बच्चा बहुत गुस्से वाले हैं, ये पढ़ाई कर देते हैं, इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए तो। द कलर ऑफ ए स्टार गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स टेम्परेचर एंड एनर्जी। किसी तारे का रंग हमें उसके तापमान और ऊर्जा के बारे में जानकारी देता है। इस वाले पॉइंट को स्पेशली याद रखेंगे, किसी तारे का रंग हमें उसके तापमान और ऊर्जा के बारे में जानकारी देता है। जैसे क्या और कितना क्लास होगी, कौन सा बैच है पहले तुम्हारा बताओ। 2-3 बैच मर्ज है ना इसमें, तो बैच का नाम बताओगे तो बताएंगे। और जब 90 के आसपास क्लास हो जाए तो समझ जाना खत्म होने वाला है। अगर 50-40 हुई है तो भी समझो वेट करना है। द कलर ऑफ ए स्टार गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स टेम्परेचर एंड एनर्जी। किसी तारे का रंग हमें उसके तापमान और ऊर्जा के बारे में जानकारी देता है। एक और पॉइंट और लिखना है यहाँ पे, द टेम्परेचर ऑफ द outer surface of sun is 6000 Kelvin, सूर्य की नंबर ऑफ क्लास मैंने बता दी, उसके हिसाब से आइडिया लगा लो। द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ सन इज 6000 केल्विन। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 केल्विन होता है। एक क्वेश्चन आता है कि बहुत ही हाई टेम्परेचर नापने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो याद रखना, बहुत ही हाई टेम्परेचर नापने के लिए हम यूज करते हैं पायरोमीटर का। बहुत हाई टेम्परेचर नापने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं टू मेजर हाई टेम्परेचर। उच्च तापमान मापने के लिए यूज करते हैं पायरोमीटर का। हाँ, तो उच्च तापमान मापने के लिए हम यूज करते हैं पायरोमीटर का। तो ये कुछ छोटे छोटे बिंदु जो थे वो हमें ध्यान रखने थे। सेंटर का तो बटा बढ़ते बढ़ते लगभग मान के चलो 2 करोड़ केल्विन के आसपास हो जाता है। कोर जो है आउटर सरफेस का है तो 6000 केल्विन, ठीक है। तो बहुत ही हाई टेम्परेचर नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट पूछता है, पायरोमीटर का यूज करते हैं हम हाई टेम्परेचर नापने के लिए। सन की आउटर सरफेस का तापमान याद रखना 6000 केल्विन के आसपास होता है। किसी तारे का रंग देखकर उसके तापमान एनर्जी के बारे में बता सकते हैं। अगर कोई वस्तु को हम गर्म करेंगे तो लाल से पीली, पीली से नीली दिखाई देगी ना। इस तरह की हम कुछ बातें ध्यान रखेंगे। अब हम आएंगे बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये कह रहा है कि हमको लगता है आपका क्लास कभी खत्म ही ना हो। हाँ, डेली आ जाया करो, डेली 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए। अच्छा, हमारी नियत कभी होती भी नहीं ऐसे पढ़ाने की खाली सिलेबस खत्म करना हो। खाली सिलेबस खत्म करने की नियत से पढ़ाएं तो 55-57 क्लास बहुत ज़्यादा है, उनमें हो जाएगा। सीखने के हिसाब से करोगे उसका सिलेबस तो खत्म हो जाएगा, पर हल्का सा भी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी, थोड़ा भी ऑप्शन भी चेंज कर दिए तो फिर नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे। फिर ये 10 में से 4-5 होंगे, 2-3 सिली मिस्टेक होंगी, 2-3 वैसे। सीख के करोगे चीज़ों को तो कॉन्फिडेंस लेवल भी रहता है। एक 5000 डिग्री सेल्सियस नहीं, 5000 नहीं होता, 6000 केल्विन होता है। डिग्री सेल्सियस में निकालोगे तो 5727 डिग्री सेल्सियस आएगा। हालांकि कई बार वो डिग्री सेल्सियस में भी 6000 ही लिख देता है, 6000, क्योंकि 5727 6000 के आसपास ही है। डॉक्टर का नाम है अन्विका,
एक बच्चा पूछ रहा है अनविका, अनवी का मतलब होता है गॉडेस ऑफ नेचर, प्रकृति की देवी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज हम पढ़ेंगे कि किस वेव का यूज हम कहाँ पे करते हैं, ये सब देखना आपको लास्ट में, ध्यान समझना इसे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड वेव आपका खत्म हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ। अब यहाँ पे लिखेंगे हम पहला रेडियो वेव, रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे, बट रेडियो वेव का यूज करते हैं जैसे कि टीवी और रेडियो वगैरह में, ठीक है। जैसे कि आपने अपने घर में रेडियो ऑन किया, एफएम चलाया और गाना बजना शुरू हो गया, तो रेडियो का जो एंटीना है वो कौन सा सिग्नल कैच कर रहा होता है, वो सिग्नल कैच कर रहा होता है रेडियो सिग्नल। तो इसका यूज करते हैं रेडियो वेव का, रेडियो एफएम में, टीवी में जैसे डीटीएच, डायरेक्ट टू होम सर्विस, आपने छत पर अपने डीटीएच की छतरी लगा रखी है, एयरटेल के, टाटा स्काई की छतरी लगा रखी है, ठीक है। तो रेडियो टीवी वगैरह में सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज करते हैं इसका। सैटेलाइट से जो भी कम्युनिकेशन होता है ना साइंटिस्ट लोगों का, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, रेडियो सिग्नल आते हैं, ठीक। इसके अलावा इसका यूज किया था रडार टेक्नोलॉजी में। जैसे आपको हमने एक बार सोनार पढ़ाया था, जब साउंड पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था कि अंडर वाटर, पानी के अंदर कोई भी चीज ढूंढनी हो तो हम सोनार का यूज करते हैं, ठीक है। सर जी मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ, को पढ़ाता, अच्छा मैं 10th क्लास स्टूडेंट पढ़ाता हूँ, थोड़ा लेट हो जाता हूँ, कोई बात नहीं। 10th क्लास में तो वैसे एक तो लाइट चैप्टर है 10th क्लास में, एक इलेक्ट्रिसिटी है और एक मैग्नेटिज्म है। जो बच्चा 10th को पढ़ाता है, हमारे पास 10th के मेरे पास शायद नोट्स पड़े होंगे, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करना 9910674353। ये केवल रोहित लोधी के लिए है, बाकी के लिए सुविधा नहीं है ना। तो अगर कोई इसके अलावा और भी पढ़ाता कोई तो अपना नाम लिख देना और ये लिख देना सर 10th के नोट्स, मैं भेज दूंगा ऑल इन वन। जो मैंने पढ़ाया ना बच्चों को, पहले मैं स्कूलिंग वाले में पढ़ाता था मैं अपने कैरेबिल पे ही, तो उसमें लाइट के सारे नोट्स हैं आपका, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के। उसमें ह्यूमन आई वाले नहीं है, जो मैंने ह्यूमन आई जिस दिन पढ़ाया था ना, तो मैंने एक ऐसे एक पेज डाउनलोड कर लिया था गूगल से आई को समझाने के लिए, उसके ऊपर मैं लिख रहा था, तो उसमें दिक्कत क्या आ रही थी, मैं क्लिक कर रहा था ना, तो क्लिक करते हुए सारे के सारे नंबर उड़ जा रहे थे, वो तो वाली पीडीएफ ऐड नहीं हो पाई थी उसमें, तो वो थोड़ा सा उसका फर्क रहेगा, अदरवाइज आपको सारे मिल जाएंगे, है ना। मैग्नेटिज्म मैंने डिटेल पढ़ा रखा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, 3 ही चैप्टर है वहाँ पे। अच्छा बेटा जो रडार है, जैसे हमने सोनार पढ़ा था कि अंडर वाटर कोई भी चीज अगर आपको ढूंढनी हो, अंडर वाटर पानी के अंदर, तो पानी के अंदर की किसी भी चीज की लोकेशन का पता लगाने के लिए हम सोनार सिस्टम का यूज करते हैं, सोनार का। ऐसे अगर एयर में अगर आपको दुश्मन का फाइटर प्लेन या दुश्मन की कोई मिसाइल हमारे एरिया में तो नहीं आ रही, हमारे एयर स्पेस में तो नहीं आ रही है, तो जो रडार लगे होते हैं उससे रेडियो सिग्नल निकलते रहते हैं, वो उस मिसाइल पर टकरा के वापस आएंगे तो बता देंगे कि भाई ये वापस आने की कोई चीज रास्ते में है। तो रडार का यूज किया जाता है एयर में किसी चीज की लोकेशन का पता लगाने के लिए। पानी के अंदर की बात करेगा तो सोनार, हवा की बात करेगा तो रडार, और रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। एक यूज करेंगे हम, लिखेंगे माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगे। बेटा माइक्रोवेव का यूज किया था एक तो माइक्रोवेव ओवन में, माइक्रोवेव ओवन होता है ना खाना वाना गर्म करने वाले। अगर आपकी सरकारी नौकरी लग जाए तो ज्यादातर जितने भी ऑफिस हैं दिल्ली वगैरह में, तो खैर यहाँ पे तो हर जगह ही मिनिस्ट्री के जितने भी ऑफिस हैं, हर ऑफिस में माइक्रोवेव ओवन रखा होता है। 1 बजे लंच होता है तो लोग लगभग 12:30 बजे के आसपास जैसे भी याद आता तो माइक्रोवेव ओवन में रख देते हैं अपना टिफिन, तो 1 बजे तक खाना बढ़िया गर्म हो जाता है। तो माइक्रो ओवन होता है खाना वाना गर्म करने के लिए। लेकिन पेपर में जब भी आता है ना, वो पूरा माइक्रोवेव ओवन नहीं लिखेगा, खाली ओवन लिखेगा, OVEN ओवन। क्योंकि माइक्रोवेव ओवन लिख के पूछा है कि माइक्रोवेव ओवन में किस वेव का यूज होता है, फिर तो बदतमीजी है, फिर तो माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव ही होती होंगे, तभी तो ना माइक्रोवेव है। तो इसलिए इसमें रखना माइक्रोवेव ओवन में खाली ओवन लिखा होता है, वहां पे समझाने के लिए मैंने पूरा लिख दिया है, ठीक है। सर जो रेडियम रोड पर होती है कैसे रिफ्लेक्शन करती है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे सारी चीजें तुम ये, कहाँ पे नियॉन गैस होती है, कहाँ पे कौन सी गैस होती है, कहाँ पे कौन सा गैस क्या रिफ्लेक्ट करती है, आएगा वहां पे, ठीक है। अच्छा अब एक माइक्रोवेव का यूज करते हैं माइक्रोवेव ओवन में, मोबाइल, वाईफाई, ब्लूटूथ, यानी मोबाइल से जुड़ी जो भी चीजें है ना, कि आप किसी टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं, फोन में बात कर रहे हैं, सब ये मोबाइल, ये माइक्रोवेव सिग्नल के थ्रू जाती है, वाईफाई, ब्लूटूथ। और ये बेटा रडार में भी अगर आ जाए ना पेपर, अगर रडार पेपर में आ जाए तो पहला जो सम्मान दोगे, पहली जो इज्जत दोगे रडार वाले केस में माइक्रोवेव को ही दोगे। अगर पेपर में रडार आ गया तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे माइक्रोवेव को। अगर माइक्रोवेव लिखा ना मिला तो फिर हम जाएंगे रेडियो पे। देखो रेडियो और माइक्रोवेव जो है ना, इनको ज्यादा खास डिफरेंस है नहीं, लगभग एक जैसी सी होती है ये। तो अगर आप कभी 12th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो रडार जब आपने पढ़ा होगा तो माइक्रोवेव का ही होता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करता क्या हो, कई बार माइक्रोवेव को ऑप्शन में देता ही नहीं है, इसकी फुल फॉर्म में भी रेडियो शब्द आता है। तो अगर वो ऐसा करे कि अगर पेपर में कभी ऐसा कर दे, जितनी बातें मैंने आपको माइक्रोवेव में लिखवाई ना, मोबाइल, वाईफाई, ब्लूटूथ, रडार, और आपको माइक्रोवेव ऑप्शन में ना मिले तो रेडियो पे चले जाना। या ऊपर वाले केस में ऐसा हो जैसे सैटेलाइट आ गया या कुछ भी चीज आ गया, अगर आपको मान लो कि रेडियो ऑप्शन में है तो माइक्रो पे जा सकते हो। यदि जिनका मैंने आंसर आपको रेडियो लिखवाया, अगर रेडियो ऑप्शन में नहीं है तो माइक्रो पे टिक लगा देना। जिनका मैंने माइक्रो लिखवाया माइक्रो ऑप्शन में तो रेडियो पे लगा देना। यानी अगर रेडियो, अगर आपने कोई आंसर याद किया रेडियो वेव और रेडियो ऑप्शन में नहीं तो माइक्रो पे टिक लगा दो। जिसका आंसर आपने माइक्रोवेव याद किया माइक्रो ऑप्शन में तो रेडियो पे टिक लगा दो, ठीक है। अब आएंगे तीसरे पे, ठीक है, इंफ्रारेड। ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए।
अवरक्त तरंगे। बेटा इंफ्रारेड वेव का यूज करते हैं रिमोट में। जब आप रिमोट का बटन दबाते हो, जब आपने टीवी के रिमोट का बटन दबाया तो जो सिग्नल जा रहा है, जो टीवी के सेंसर पे जहाँ पे भी लगा उस पर टक्कर मार के वॉल्यूम में चैनल को चेंज कर रहा है, वो इंफ्रारेड होती है। तो इंफ्रारेड वेव को यूज करता है रिमोट में। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी कि कोई भी वस्तु अगर गर्म हो तो उसके अंदर से इंफ्रारेड वेव निकलती है हर एक गर्म वस्तु के अंदर से। तो इस बात का हम यूज करके क्या करेंगे, हमारी बॉडी से भी इंफ्रारेड वेव निकलती है, तो इंसान के शरीर से जो इंफ्रारेड वेव निकलती है उसके आधार पर उसकी थर्मल इमेज बनाई जा सकती है, उसके बॉडी से निकलने वाली गर्मी के आधार पर। तो इसका हम यूज करते हैं थर्मल इमेजिंग में भी, थर्मल इमेज बनाने में, तापीय छायाचित्र बनाने में। और हिंदी वाले थर्मल इमेजिंग भी लिख लेना साथ में। इसके अलावा बेटा इसका यूज किया जाता है उन कैमरों में जो फोग में भी फोटो खींच लेते हैं, जो कोहरे में फोटो ले लेते हैं। कोहरे में फोटो लेने वाले देखो, आपको हम लाइट वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे कि लाल रंग कम बिखरता है, लाल रंग की स्कैटरिंग कम होती है, कि लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा है। बेटा लाल से ज्यादा वेवलेंथ होती है इंफ्रारेड की, तो इंफ्रारेड तो और कम बिखरेंगी। जब कोहरे से भी जब जारी होंगी तो बहुत ही कम बिखराव होगा, तो अच्छा फोटो खींच सकती है। स्कैटर नहीं होती, बिखरता नहीं है प्रकाश ये। तो इंफ्रारेड वेव का यूज जो है फोग में फोटो लेने वाले कैमरों में भी किया जाता है। अच्छा, रिमोट वाले चीज में एक और चीज ध्यान रखना, अगर पेपर में रिमोट का केस आ गया तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप देंगे इंफ्रारेड वेव को, अवरक्त को। अगर इंफ्रारेड लिखा ना मिला तो रेडियो। आजकल जो ज्यादातर रिमोट में ना इंफ्रारेड की जगह आजकल रेडियो वेव का ज्यादा यूज हो रहा है। लेकिन जैसे आप अपनी गाड़ी का बटन दबाओ रिमोट का, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, इन सब में ना रेडियो वेव का यूज होता है। लेकिन पेपर में अभी भी वो इंफ्रारेड को ही देता है, इंफ्रारेड को ही आंसर मानता है। इंफ्रारेड ऑप्शन में ना हो तो आप रेडियो पे टिक लगा देना। अगर रेडियो ऑप्शन में ना हो तो फिर आपको पता ही, जब रेडियो ऑप्शन में नहीं होता तो माइक्रो पे जाते हैं, तो माइक्रो पे टिक लगा देना। तो प्रीवियस ईयर करते समय आपको दिक्कत नहीं आएगी, वरना आपको बड़ी समस्या आएगी, यार सर ने लिखा है इंफ्रा, है तो इंफ्रा ऑप्शन में ही नहीं है, तो रेडियो मिल जाएगा। कई बार और बदतमीजी करते रेडियो भी ना हो तो फिर आपको पता है रेडियो नहीं तो इस पे जाएंगे। ठीक है, ब्लर इमेज तभी होगी जब ढंग से फोकस नहीं कर पाएगा लेंस, या प्रॉपर लाइट नहीं मिलेगी तो उतना इंटेंस चमक वाला फोटो नहीं दे पाएगा आपको वो, जो बच्चा पूछ रहा है। एक लिखेंगे विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। विजिबल लाइट का बेटा हम यूज कहां करते हैं, दृश्य प्रकाश का कोई बच्चा बताएगा? आप कहोगे सर विजिबल लाइट का यूज करते हैं वस्तुओं को देखने में। अगर लाइट ना हो तो हम चीजों को देख नहीं पाएंगे, कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो तो हम कोई चीज देख ही नहीं पाते। बटन जैसे हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब का, प्रकाश गिरता है फर्श पे, सोफे पे, बेड पे, सब कुछ दिखने लगता है, तो चीजों को देखने के लिए यूज करते हैं इसका। ठीक है, तो विजिबल लाइट जो है इसका यूज करते हैं इन विजन, वस्तुओं को देखने में, दृश्य में। इसके अलावा विजिबल लाइट का यूज करते हैं पेड़ पौधे, फोटोसिंथेसिस की घटना के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। क्या आशीष यादव जी कमेंट करना बंद कर दिया आपने, थक गए? एक बच्चा बड़े देर से परेशान है। कुछ बच्चों को ना लगता है कि हम ही होशियार हैं, मास्टर वास्टर तो बेवकूफी हैं, इन्हों दिमाग है ही नहीं, तो कुछ भी फर्जी अटेंशन लेने के लिए, मेरी अम्मी बुला रही है खाना खाने के लिए, बुला रही भैया चले जाओ मोबाइल बंद कर दो अपना, हमने कुछ नहीं कहा, फिर 1 मिनट के बाद मम्मी बुला रही है खाने के लिए, फिर 1 मिनट के बाद, फिर लग रहा है हर 25-40 सेकंड के बाद। ऐसे बहुत सारे बच्चे चलते रहते हैं, इनके फर्जी कमेंट आते रहते हैं और हमें अंदर अंदर हंसी आती रहती है कि कितने हो सकते। कई बच्चे ऐसे फर्जी, आज मेरा बर्थडे है, तो अपना बर्थडे तो चलो फिर भी ठीक है, हो सकता है, ऐसे लिख देंगे हैप्पी बर्थडे सर, ताकि टीचर बोले मेरा तो आज जन्मदिन ही नहीं है, कैसे पता तुम्हें? मतलब ऐसे बहुत आते हैं। फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण की घटना यूज करते हैं। इसका यूज बेटा लेजर लाइट में भी होता है। आपने बचपन में अगर लेजर लाइट चलाई हो, आप बटन दबाते हो लाल रंग की लाइट निकलती होगी ना उससे, ऐसे आजकल तो फिर बंद हो गई वो, है ना। उससे लड़ाई बड़ी हुई जब शुरू में लेजर लाइट आई कि, तो लोग क्या करते, छत पे खड़े अपना किसी और छत पे लाइट मार रहे लेजर लाइट, वहाँ लड़ाई हो जा रही है कि भैया हमारे छत पे लाइट क्यों मार रहे हो, तो बड़ा विवाद हुआ शुरू में लेजर लाइट आई। हालांकि इसका यूज किया था कि आप प्रोजेक्टर पढ़ा रहे हैं तो लाइट से आप पॉइंट कर रहे हो कि भाई यहाँ से आना ऐसे करके, तो उस तरीके का। तो लेजर लाइट, तो लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है ये थोड़ा ध्यान रखना, इसलिए मैंने ये लिखा है यहाँ पे। लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट देखो एल का मतलब यहां से लाइट एम्पलीफिकेशन, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। चलो 5वीं बात है। अरे ये तो लाइव है भाई, बच्चा अभी तक ये कह रहा है सर सच में बुला रही थी, फर्जी नहीं, नहीं हमने, हम मना नहीं कर रहे, बुला। तो ओजोन लेयर व्हाट इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट देखो एल का मतलब यहां से लाइट एम्पलीफिकेशन, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। चलो 5वीं बात है। अरे ये तो लाइव है भाई, बच्चा अभी तक ये
कह रहे हैं सर सच में बुला रही थी, फर्जी नहीं, नहीं हमने, हम मना नहीं कर रहे, बुला रही होंगी तो चले जाओ। यहाँ हर 40 सेकंड में कमेंट करने का क्या मतलब है? ये बच्चा कह रहा है हाँ अब मेले में बिकता है, अभी बिकता है क्या लेजर लाइट? मैंने देखी नहीं, बहुत जमाना हो गया। ऑर्केस्ट्रा मिस यूज करते थे, ऑर्केस्ट्रा वगैरह बिहार में बड़ा चलता है ना। हमारे तरफ इधर वेस्टर्न यूपी में कल्चर नहीं है ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा का ना, ईस्टर्न यूपी में बड़ा है। ये बच्चा तो पहले भी कमेंट आया था ये कि काजल मैम की साइंस की बुक में फिजिक्स की थ्योरी आपकी है, कि मैंने बेटा वो बुक देखी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैं जो है वो क्लास लेता हूँ अपने घर से, और मैम लेती हैं गुड़गांव अपने घर से। तो पहले तो जैसे मुखर्जी नगर में रहती थी मैम, तो मिलना हो जाता था, तो देख भी लेते हैं वहाँ पे बुक भाई क्या है। तो अभी मैंने देखी नहीं है, अगर कभी मौका मिलेगा तो तब देखेंगे। हाँ, एक बड़ा अच्छा लिखा कि लेजर लाइट जो हमें प्रकाश देती है, एक तो लाइट देती है मोनोक्रोमेटिक लाइट। लेजर से जो लाइट मिलती है मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णीय, यानी कि लेजर सबसे बढ़िया सोर्स है। अगर आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए, एक ही कलर की लाइट चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट, इंटेंस लाइट मिलेगी आपको, यानी कि बहुत ज्यादा चमक वाली। और एक लिखा इसने उच्च कला संबंध, यानी कि हाईली कोरेंट लाइट मिलती है। अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो उसे कि लेजर से हमें कैसी लाइट मिलती है। लेजर से हमें जो लाइट मिलती है वो मिलती है एक तो मोनोक्रोमेटिक, यानी एक वर्णीय, मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णीय प्रकाश का सबसे अच्छा जो सोर्स है वो एक वर्णीय, यानी कि एक ही रंग का, एक ही वेवलेंथ का, लगभग एक ही वेवलेंथ का अगर आपको प्रकाश चाहिए तो सबसे अच्छा सोर्स उसमें लेजर। मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है इंटेंस, यानी कि बहुत ज्यादा चमक वाला, और उच्च कला संबंध, हाईली कोरेंट, कोरेंट, उच्च कला संबंध। हाईली कोरेंट का आपको समझने की कोशिश नहीं करना, इतना समझना कि जितने भी फोटोन्स निकलते हैं ना लेजर लाइट से, वो सबके सब एक ही फेज में, एक ही कला में होते हैं। फेज डिफरेंस नहीं होता उनमें। अगर फेज डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस पर कांस्टेंट है, फेज चेंज नहीं कर रहा होता, तो उसकी खैर जरूरत नहीं है, मैं इसे लिखवाना नहीं चाह रहा था खैर, पर एक बच्चे ने लिखा तो मैं लिख दिया। बस इतना आप याद कर लेना, आपके लिए इतना याद है कि लेजर लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णीय, एक ही रंग का प्रकाश का सबसे अच्छा सोर्स है। इंटेंस लाइट सिर्फ प्रकाश मिलता है, बहुत ही ज्यादा चमक वाला। लेजर लाइट ना तो दूर से दिखती है जो लेजर से निकलती है, ठीक है। हम्म। सर सीएमए के लिए स्टूडेंट रहेगा क्या आरबीआई के लिए? भाई सिलेबस देख लेना उसमें सिलेबस भेज देना हमारे पास। ये बच्चा हाउ टू कनेक्ट नहीं, फोन वोन का भाई मैंने एक बच्चे को नंबर दिया, वो केवल उसे कुछ काम के लिए। हमारा पर्सनल लाइफ भी है ना, अब देखो रात को क्लास है, किस बार तो यूट्यूब पे भी होती है 10 बजे तक, तो फोन पे बहुत संभव नहीं है ना बातचीत करना। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उसके लिए आप बहुत, जो भी आपके दोस्त दोस्तों को यूँ उनसे करो, बाकी हम क्लास में बताते हैं बच्चों को। तो ऐसे अलग से इंडिविजुअल सबको ऐसे गाइडलाइन देना ना हमारे लिए आसान नहीं है। कई बार राकेश यादव सर की या गगन प्रताप सर की सबकी वीडियो आती रहती है कि भाई कैसे कौन सा एग्जाम तैयारी करना चाहिए, बहुत सारे टीचर की आती रहती है यूट्यूब पर, तो सबको पर्सनली गाइडलाइन देना तो असंभव के बराबर है। एक लिखेंगे यहाँ पे हम अल्ट्रा वायलेट रेज, इसमें शॉर्ट में लिखेंगे यूवी रेज, पर बैंग नहीं करने। तो उसके लिए माफी चाहेंगे हम, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसे एरोगेंस ना समझें, है ना, या कुछ ऐसे ना बदतमीजी ना समझें। वो लिमिटेशन है हमारी भी कुछ, तो वो वजह है, क्योंकि हजारों बच्चे सुबह शाम तक पढ़ते हैं, अगर हम 100 बच्चे भी हमारे पास स्कूल आ जाए दिन में तो हम तो पागल हो जाएंगे, है ना। अब जो बेटा यूवी रेज है परा बैंग नहीं करने, इनका यूज करते, अगर आप घर में आरओ लगाओ, उस आरओ पे देखना, अगर अच्छी कंपनी का आरओ है, कैंट का, प्योरिट का, है ना, एक्वागार्ड वगैरह का, तो उसमें यूवी लिखा होगा। तो आप घर में जब पानी प्यूरीफाई होता है आरओ के अंदर, उसे अल्ट्रावायलेट रेज से भी पास कराया जाता है, ताकि उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया जो पानी को उबालने के बाद भी समाप्त नहीं होते, तो उन्हें भी यूवी रेज समाप्त कर देती है। तो उसका हम यूज करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन में, जल को शुद्ध करने में, वाटर प्यूरिफिकेशन में, जल को शुद्ध करने में, वाटर प्यूरिफिकेशन में, ठीक है। मेरी क्लास यूट्यूब पे होती है कल फ्राइडे सैटरडे को, बाकी दिन मैडम की क्लास होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक बेटा जो यूवी रेज है मैंने कहा था इससे आपको सन टैनिंग होती है, आपका स्किन काली कर देंगे, इससे आपको स्किन कैंसर भी हो सकते हैं, स्किन संबंधित प्रॉब्लम जो होती है, स्किन की जो समस्या होती है, इस धब्बे धब्बे पड़ जाना, चेहरे पर लाल रंग के, बहुत देर तक धूप में रहना, स्किन कैंसर होना, इसी की वजह से होते हैं। लेकिन इसका फायदा ये भी है कि विटामिन डी बनाने में हेल्प करती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन डी बनता है वो यूवी रेज की वजह से ही बनता है ना, इनकी वजह से। ये दो चार इसके लिख लेना इंपॉर्टेंट है। एक लिखेंगे एक्स रेज, एक्स किरणें, एक्स किरणें के बेटा लाइफ, डे लाइफ में हर व्यक्ति कभी ना कभी जीवन में इसका यूज करता ही करता है, ठीक है। तो एक्सरे जो है इनका यूज क्या है रेडियोग्राफी में। रेडियोग्राफी का मतलब है हड्डी का फोटो लेना, बोन इमेजिंग में हड्डी का फोटो लेना। देखो आम बोल चाल में हम बड़ा ऐसे बोल देते हैं भैया एक्सरे करा के लेके आ जाओ, बेटा एक्सरे तो रेज है, एक्सरे करा के ले आओ, ये क्या मतलब। अगर मैं किसी को कह लूँ भाई लाइट करा के लेके आ जाओ, कहीं पर लाइट का यूज हो रहा है तो लाइट करा के लेके आ जाओ, ये क्या बात हुई। वो हम क्या देते हैं एक्सरे, एक्चुअल में होता है हड्डी का फोटो, बोन की इमेज, उसमें कहते हैं रेडियोग्राफी। तो इसका यूज करते हैं रेडियोग्राफी में, कि हड्डी का फोटो लेने में। लेकिन आम बोलचाल में एक्सरे ही होता है कि एक्सरे करा के लेके आ जाओ, एक्सरे करा के लेके आने का मतलब है कि हड्डी का फोटो खींच के लेके आ जाओ, है ना। तो एक्सरे, इसके अलावा बेटा एक्सरे का जो है इसका हम यूज करते हैं सीटी स्कैन में भी करते हैं। सीटी स्कैन या सीटी स्कैन फुल फॉर्म होती है सीटी की, कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटेड
टोमोग्राफी, सीएटी स्कैन की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक टोमोग्राफी। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लो अगर किसी का खाली सिंपल एक्सरे हो तो उस बंदे का फोटो खींचेगा तो सामने से ऐसा एक्सरे हुआ तो मान लो हड्डी में दरार है, वो दरार दिख जाएगी बस डॉक्टर को, अच्छा यहाँ से हड्डी टूटी हुई है। लेकिन डॉक्टर को पता करना हो कि हड्डी में कितना गहराई तक है, पूरा उसका उसका 3D फोटो चाहिए हो, तो एक्सरे यहाँ से चारों तरफ से एक्सरे खींच के 3D फोटो बनेगी जिसमें डॉक्टर को पता है कितनी गहराई तक, कितने अंदर तक कैसे कैसे हो रखा है। तो डिटेल समझने के लिए सीटी स्कैन कराता है फिर वो। तो सीटी स्कैन जो होता है वो एक तरीके से 3D पिक्चर है आपके हाथ के पैर के जहां का भी एक्सीडेंट हुआ है। इसमें एक्सरे जो सिंपल होता है उसमें केवल सामने फ्रंट 2D पिक्चर है वो, इसमें चारों तरफ से एक्सरे होगा और एक डॉक्टर को ज्यादा डिटेल पता चलेगी। जब बड़े एक्सीडेंट होते हैं जहां ऐसा होता है कि हड्डी जैसे मान लो कि टूट गई और हड्डी टूटी नहीं, उसमें विस्फोट हो गया, मान लो कि कोई बाइक पर जा रहा था, उसको घुटना लगा, बहुत ज्यादा तेज बाइक थी 90 की स्पीड पे, किसी दीवार में घुटना लगा और घुटने के अंदर फट गया, विस्फोट हो गया, इतने अंदर ही अंदर टुकड़े हो गए छोटे छोटे से। डॉक्टर ने इकट्ठा करता है, रोड वोड लगा के करता है, तो उसको सीटी स्कैन कराता है। सिंपल एक्सरे से बात नहीं बनती फिर वहां पे। पहले जमाने में क्या था, ऐसे बड़े एक्सीडेंट नहीं होते थे, गाड़ी घोड़े आने लगे, ज्यादा बड़े एक्सीडेंट होने लगे, तो मेडिकल साइंस को भी वैसे अपने आप को डेवलप करना पड़ा। इसके अलावा बेटा जो एक्सरे है ये केवल आपकी हड्डी के अंदर की दरार नहीं बताता। अगर आप कोई स्टोन खरीद लें, कोई मान लो कि आपने कोई रूबी या कोई डायमंड खरीद लिया, सोलिटायर खरीद लिया, आपने हीरा खरीद लिया बड़े वाला, और आपको पता करना है कि भाई उसके अंदर कहीं दरार तो नहीं है, तो उसका भी एक्सरे करा सकते हो। 25 लाख रुपए का आपने डायमंड खरीदा तो उसका एक्सरे करा लो, देख लो कि उसके अंदर दरार तो नहीं है, कैसे नहीं कि आपको ऐसी चेप रहा हो कोई। तो बेशकीमती रत्नों के अंदर आप दरार का पता लगाने के लिए यूज कर सकते हैं इसका। टू फाइंड क्रैक्स इनसाइड द प्रीसियस स्टोन्स, बेशकीमती रत्नों में दरारों का पता लगाने में, बेशकीमती रत्नों में दरारों का पता लगाने में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सरे एंड एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई अलग चीज है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है ना एमआरआई, उसमें हम किसी वेव का यूज नहीं करते, उसमें आपकी बॉडी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसके अंदर होता है आयरन, वो आयरन उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, तो फिर डॉक्टर उसके हिसाब से देखता है कि नॉर्मल बॉडी में ऐसा डिफ्लेक्ट होना चाहिए था, इसमें ऐसे हो रहा है, तो क्या समस्या है। तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए जब आप कभी एमआरआई कराने जाओ ना तो आपको वो कहेगा वॉलेट में भाई जितने सिक्के विक्के उन सबको बाहर कर दो। तो कोई कार्ड है, आपने देखोगे एटीएम जो कार्ड होता है ना उसमें ब्लैक से कलर की पट्टी होती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है वो मैग्नेटिक, तो वो खराब हो सकती है एमआरआई में, तो उन सबको दूर रखवाया जाता है, तो वहाँ पर उनका यूज किया जाता है। तो जैसे आपके जो नर्व वगैरह है ना, जो नर्व वगैरह होती हैं, जैसे अपने से ना स्पाइनल वगैरह में ब्रेन में जो नर्व वाला पार्ट है, उस नर्व से जुड़ी चीजों को समझने के लिए डॉक्टर जनरली एमआरआई कराएगा आपकी। ठीक है, हाँ, इसका एक वचन बड़ा अच्छा लिखा कि अगर आपको जो रेलवे के जो व्हील है उनमें क्रैक का पता लगाने के लिए आप एक्सरे करा सकते हो। इवन मान लो कोई ब्रिज है, कोई पुल है या कोई बिल्डिंग है और उसकी स्टेबिलिटी का पता करना है कि इसके अंदर जो लोहे के सरिया वगैरह लगे हुए हैं वो कहीं गल तो नहीं गए अंदर से, या मजबूत है कि नहीं है, तो उसके लिए भी एक्सरे कर सकते हैं हम उस ब्रिज का कि इसके अंदर जो सरिया वरिया गल कितनी, उनकी स्टेबिलिटी कितनी है। तो जब भी आपको चाहे किसी भी चीज के अंदर क्रैक का पता लगाना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बेटा जो एक्सरे होते हैं इनका हम यूज करते हैं किसी मोलिकुलर स्ट्रक्चर की स्टडी करने में भी, आणविक संरचनाओं के अध्ययन में, मोलिक्यूल की अणुओं की संरचना की स्टडी करने में। डीएनए मोलिक्यूल की जो स्टडी की गई थी वो भी एक्सरे की हेल्प से की गई थी। तो हम लिखेंगे टू स्टडी मोलिकुलर स्ट्रक्चर, आणविक संरचनाओं के अध्ययन में, टू स्टडी मोलिकुलर स्ट्रक्चर, आणविक संरचनाओं के अध्ययन में। सब लिखेंगे गामा रेज, गामा किरण, इसका यूज किया जाता है बेटा रेडिएशन थेरेपी में। रेडिएशन थेरेपी की जाती है कैंसर के ट्रीटमेंट में। कैंसर का उपचार करने का तरीका है ये, इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के उपचार में यूज किया जाता है गामा रेज का, इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के उपचार में। अगला चैप्टर भाई अगली क्लास में बता पाऊंगा मैं। देखा था जो पुराने वाला जो मैं बता रहा था आपसे, जो पुराने वाला एलपी वाला बैच है उनका समाप्त हो गया। 2-3 वीडियो में अपलोड कराऊंगा, 2 वीडियो, कुछ एक्स्ट्रा वीडियो 1-2 हर बैच में कराता हूं मैं, किसी में 1 किसी में 2, तो उनके लिए शायद हम 2 करा दें। तो वो जो पुराने वाला आरआरबी का बैच है, एलपी वाला, नॉन टेक वाला है ना, उसमें बहुत समय हो गया, तो उनका समझो आज लास्ट ही क्लास है उनके ना। बाकी आप लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, वहाँ पे हमारा संबंध बना रहेगा। ये तो है नहीं कि खत्म हो गया बैच खत्म, तो बाकी तो हमने डिटेल में बहुत पढ़ा है आपको। तो बेटा रेडिएशन थेरेपी होता है कैंसर का ट्रीटमेंट। तो कैंसर में क्या होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में मान लो कहीं पे कुछ जो बेड सेल्स होती हैं, बेड सेल्स, हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हैं सुरेश, जो हमारी बॉडी में क्या होता है कुछ बेड सेल्स भी होती हैं, तो अगर वो बहुत ही तेजी के साथ ग्रो करने लगे, मतलब उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ बढ़ने लगे, बहुत तेजी के साथ वो सेल्स अगर ग्रो करें तो क्या होगा, शुरू में ग्रो करेंगे ना तो अपने लिए जगह बनाने लगेंगे बॉडी में वो, तो इसलिए कैंसर का शुरुआत में पता नहीं चलता। लेकिन बहुत ही तेजी के साथ तो सेल्स बढ़ने लगेंगी तो आसपास की अच्छी सेल्स को दबाने लगेंगी, तो अच्छी सेल्स सफोकेशन से मरने लगेंगी। जो अच्छी सेल्स सफोकेशन से मरेंगी तो तब बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखेगा आपको। फिर आप टेस्ट कराने गए तो पता चलेगा भाई साहब कैंसर है। अब कैंसर के कई तरीके होते हैं, जैसे मान लो कैंसर हो गया तो उसका इलाज होता है कि भैया कीमोथेरेपी हो, उसमें एक स्लो पॉइजन बॉडी में चढ़ाया जाता है। तो कीमो क्या करती है कि वो बेड सेल्स जो बहुत तेजी से बढ़ रही है उनकी ग्रो को रोकती है, पर समस्या है कि जो बेड सेल्स बहुत तेजी से उनकी ग्रोथ को रोकेंगी वो, तो साथ में अच्छी सेल्स भी ग्रो नहीं करती। इसलिए कीमो के भी साइड इफेक्ट हैं कि सर के बाल उड़ गए, नाखून उतर जाते हैं, और मतलब जीभ पे छल्ले वाले पड़ जाएंगे, है ना, तो ऐसे बहुत ही पतली सी खाल हो जाएगी, तो उसके भी साइड इफेक्ट हैं। अब फिर डॉक्टर क्या करेगा, जब लगेगा कि हाँ भैया ये जो है कैंसर जो कंट्रोल में आ गया, अगर वो काट के बाहर निकालने वाला लायक है, जैसे मान लो किसी का तम्बाकू से हो गया, बीड़ी सिगरेट पीने से कहीं मान लो कुछ यहाँ पे हो गया गुटके की वजह से, उतना हिस्सा काट के बाहर निकाल देगा।
तो होगी सर्जरी। लेकिन उसके बाद ही मान लो इतना हिस्सा मेन हिस्सा तो काट के बाहर निकाल दिया, पर लेकिन जो और बाकी हिस्सा बचा तो बहुत दूर तक फैल जाता है कैंसर। तो उनके ऊपर क्या करते हैं, वो गामा रेज डाल के बाकी वो रेडिएशन थेरेपी करते हैं ताकि बाकी चीजों को भी समाप्त कर दें वो। तो गामा के जो रेज में, जो रेडिएशन थेरेपी में, रेडिएशन थेरेपी के अंदर जो गामा रेज यूज की जाती है उसके बारे में पूछता है कि हम किस पदार्थ से प्राप्त करते हैं। तो हम प्राप्त करते हैं उसे कोबाल्ट 60 नाम के पदार्थ से। याद रखना कि कैंसर के उपचार में जो गामा रेज प्राप्त की जाती है, जिन गामा रेज का यूज करते हैं, कोबाल्ट 60 नाम के पदार्थ से लेते हैं हम। अनवांटेड सेल या बैड सेल जो भी कहो आपसे। बेटा गामा रेज का हम यूज करते हैं पैट स्कैन में। पैट स्कैन होता है कि जब कोई व्यक्ति का पता चल जाता है डॉक्टर को कि भाई से कैंसर है, वो डॉक्टर उसका पैट स्कैन कराते हैं पता लगाने के लिए बॉडी में कि कैंसर है तो यहाँ पर कहाँ तक फैल चुका है, उसका इफेक्ट कहाँ तक, रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गया क्या, ब्रेन तक पहुंच गया क्या, लीवर तक पहुंच गया क्या, है ना। तो पैट स्कैन, तो पैट स्कैन हम यूज करते हैं। पैट स्कैन बहुत महंगा होता है, 25-30 हजार रुपये खाली एक टेस्ट है ये। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और कह रहे हैं आपसे साइंस पढ़ के मैं स्कूल में पढ़ाने लगा हूं, बहुत बढ़िया। कैंसर के लिए कार टी सेल लॉन्च हुआ था आईटी मद्रास में। अच्छा जी। तो मेरे मुंह में छाले बहुत पड़ते हैं, डॉक्टर दवाई नहीं देता, बोला है पानी। अभी तो एलपीए कुछ ऐसा आ नहीं रहा है, तो इसलिए हम एलपी में जो पुराना बैच है जो खत्म है उसमें 2-3 क्लास डलवा रहे हैं बस। बाकी अगर एलपीए कुछ आएगा तो मैं भी डलवा सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन आईओएस में चलेगा, शायद नहीं चलता है आईओएस में, या कॉल सेंटर पता कर लेना आप। सर एक्चुअली मैं, सर मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है सर, मैं आपके टेक्निकल फैकल्टी ढूंढ रहा हूँ। यार ऐसे मैंने टेक्निकल वगैरह का पता नहीं है, क्योंकि मैंने देखो खुद ना, मैंने बीटेक वगैरह नहीं की है, मैंने खुद की एमएससी फिजिक्स की है। तो मेरा ना ऐसे टेक्निकल जो बीटेक बीटेक वाले होते हैं, मेरा उनसे इतना कुछ ज़्यादा है नहीं संबंध, पता नहीं मुझे। बाकी हमारे यहाँ पे जैसे आप कैरियर विल पे ही जो टेक्निकल वाले बैच आते हैं ना, वहाँ पे एक सर पढ़ाते हैं हमारे यहाँ, तो उनका ले सकते हो आप, उनकी आप वीडियो वगैरह देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे, है ना। बाकी मुझे इस बारे में इतना आइडिया है नहीं, ठीक है। चलो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन, थैंक यू।